नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि जहां विपक्ष को कुछ सीटें मिल जाती है वहां वे उससे अपना प्रभाव बताते हैं, लेकिन जहां हार मिलती है वहां दबाव और गड़बड़ी का आरोप लगाने लगते हैं। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी ने बिहार में आरजेडी का समर्थन किया, लेकिन वह आरजेडी हार गई। आसाम में कांग्रेस का समर्थन किया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष तक चुनाव हार गए। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी का समर्थन करने के बावजूद वहां बिहार का सामना करना पड़ा। दिनेश शर्मा ने विपक्षी गठबंधन की रणनीति और चुनावी दबाव का सवाल उठाते हुए कहा है कि जनता अब विपक्ष की रणनीति को समझ चुकी है। लोगों ने दबाव में मतदान किया है। केरला में भी दबाव में किया होगा, तमिलनाडु में भी दबाव में किया होगा, और जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में समाजवादी पार्टी की ज़्यादा सीटें आ गई थी वो भी दबाव में होगा। जहां कम आ जाए वहां दबाव है, और जहां अपने आप से कुछ सीटें आ जाएं तो वो उनका प्रभाव है। अब ये दबाव, प्रभाव, अभाव, ये इसका युग नहीं है। अब मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास, यानी संभाव का युग है, और ये मोदी मैजिक है। लोगों का मोदी जी के प्रति, बीजेपी के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास है, और अब अच्छी चीज़ है। देखिए, हर पार्टी की अपनी पॉलिटिकल उनकी डिसीजंस होते हैं, वो किसी से मिले, लेकिन अच्छा है, बीजेपी के लिए तो शुभांकर है कि जब समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आरजेडी का समर्थन किए तो तेजस्वी हार गए। उन्होंने बिहार में समर्थन करने के बाद में आसाम में समर्थन किया है, तो पता चला जो उनके कांग्रेस के अध्यक्ष थे आसाम के, वही हार गए चुनाव, और यही महाराष्ट्र में था, और अब बंगाल में समर्थन किया तो वहाँ भी हो गया। तो अब ये एक लोगों की अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा, अपना रणनीति है। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और पूरा देश अब उस पर विश्वास कर रहा है। 80% भारत अब भाजपा के जज्बे है, यानी उसके प्रभाव पर है। सर, तमिलनाडु में सरकार गठन पर राज्यपाल ने लगातार जब दूसरे दिन विजय को लौटाया तो उसको लेकर के कांग्रेस ने राज्यपाल पर हमला बोलते हुए कहा। अरे, कांग्रेस हमला क्या बोलेगी? कांग्रेस ने तो वो काम किया है जो शायद कोई घर का भेदी लंका ढावे, जिसको कहते हैं। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो समर्थन किसको कर रहे थे कांग्रेस? जो डीएमके का स्टालिन और उदयनिधि कहता था कि सनातन को समाप्त कर देंगे, वो डेंगू है, मलेरिया है, वो जो है वो एड्स है, इस प्रकार का बोलते थे जो उदयनिधि। सनातन को समाप्त करते करते खुद ही समाप्त हो गए, और उसको समाप्त करने के लिए कांग्रेस का उनको समर्थन था, डीएमके को। अब आप देखो, लड़े हो आप चुनाव डीएमके के साथ, और जा किसके रहो? डीएमके के दुश्मन के साथ। तो इनकी न नीति है, न रीत है, न सिद्धांत है, न कोई विजन है। इनका तो केवल गद्दी और सत्ता इनको दिखाई पड़ती है, इसीलिए जनता इनको हमेशा सत्ता से बाहर रखती है। मुंबई में एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बसपा नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की घटना की कड़ी निंदा की है। मध्य ग्राम के पास चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले पर वारिस पठान ने कहा है कि किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है और सभी को कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो भी हिंसा हो रही है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए। वारिस पठान ने यह भी कहा है कि जनता के जनादेश का सम्मान करना भी सभी का जिम्मेदारी है और किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं हर किस्म की वायलेंस का कंडेम करता था, करता हूं, करता रहूंगा। वायलेंस किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। वायलेंस इज कंडेमनेबल, और जहां भी बीजेपी के जिसको भी मारा है या टीएमसी वालों को भी मारा है, मैं उसका
कंडेम करता हूं कि किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। सबको कायदे कानून का पालन करना है, सम्मान करना है। ये नहीं होना चाहिए सभ्य सोसाइटी के अंदर, चाहे प्री पोल वायलेंस हो या पोस्ट पोल वायलेंस हो। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। मगर वहां देखने की बात यह है कि हमारे पास तो इतने सारे वीडियो आ रहे हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पे वायरल है कि लोग पथराव कर रहे हैं, आगजनी हो रही है और पुलिस प्रशासन खड़े होकर तमाशा देख रहा है। पुलिस वालों के पास में डंडा लाठी पड़ा हुआ है मगर देख के खड़े हुए। अरे भाई आप रोकिए ना, आपको वहां पे भेजा है किस लिए गया है? ताकि आप वहां पर जाके ये जो वायलेंस हो रहा है उसको रोके, मगर आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। पब्लिक लिख रही है कि पुलिस क्या कर रही है, हाथों पे हाथ रख के क्यों बैठी है। तो हम तो चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रशासन है, सब इस बात का संज्ञान ले और फौरी तौर से जो वायलेंस आगजनी जैसी मच गई है वहां पर, पूरी तरह से आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ बचा ही नहीं है वहां पर, जंगल राज के माफिक दिख रहा है। तो उसको रोकना चाहिए। तो सरकार को पूरी तरह से वहां पर भेजना चाहिए। एडिशनल फोर्सेस तो ऑलरेडी है ही, उनको एक्शन में लाना चाहिए। और जो भी ये वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी पार्टी के, चाहे बीजेपी की हो, टीएमसी की हो, किसी की भी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। वरना तो देखिए क्या हो रहा है वहां पर। मैं तो कंडेम करता हूं हर किस्म की वायलेंस का। लोगों की जाने जा रही है, इस तरह से जान ली जा रही है, गोली से मारा जा रहा है। तो ये सरासर गलत है। ये हमारे सभ्य सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। हमने देखिए इलेक्शन ऑलवेज फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए। सबको संविधान ने अधिकार दिया, वोट डालने का, लोगों ने अपना अधिकार का इस्तेमाल किया है, बराबर है। अब जो जीता है उसको मुबारकबाद है और जो हारा है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे, आज हारे कल जीतेंगे ना। लेकिन पब्लिक का जो मैंडेट है उसको सबको मानना पड़ेगा। पब्लिक के मैंडेट को आप मानिए। और जो लोग वायलेंस में मुब्तला हो तो स्पेशल मैं तो चाहूंगा कि सीबीआई के हाथ में केस दिया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करे। तो जिनकी भी जाने गई है, चाहे प्री पोल वायलेंस के अंदर, पोस्ट पोल वायलेंस में, तमाम के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तब दूसरे राज्य के अंदर भी ऐसा हो सकता है अगर यहां आपने नहीं रोका प्रॉपर से। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग इन्वॉल्व है इस तरह के शूटआउट में, किलिंग्स में या मर्डर में, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं किसी एक पार्टी के नाम नहीं लेता, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। मैं एक बात करता हूं कानून कायदे की, प्रशासन की, कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस इज कंडेमनेबल। वाराणसी में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए इससे लोकतंत्र का बड़ा संदेश बताया। मालिनी अवस्थी ने कहा है कि देश में इस समय उत्सव और आनंद जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जनता ने एकजुट होकर जो फैसला दिया है वह साफ दिखाता है कि जनता अहंकार और अत्याचार को लंबे समय तक स्वीकार नहीं करती। उन्होंने कहा है कि जब जनता को अवसर मिलता है तो वह अपने वोट के माध्यम से स्पष्ट संदेश देती है। लोक गायिका ने यह भी कहा है कि भले ही वे उत्तर प्रदेश में से है, लेकिन बंगाल में आए बदलाव को पूरा देश महसूस कर रहा है। उनके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। भारतवर्ष में जो एक आनंद और उत्सव जैसी एक बयार बही है, वो ऐसा दिखा रहा है जैसे आज़ादी के समय भारतवर्ष को आनंद हुआ। हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल में जो ये बदलाव आया है और वहाँ जिस तरह से एक निष्ठ होकर के बंगाल की जनता ने निर्णय दिया है पक्ष या विपक्ष में, ये साफ एक तो ये साबित करता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, अहंकार और अत्याचार जनता नहीं सहन करती। और उसके पास जब अवसर आता है तो वोट के माध्यम से वो बहुत साफ और स्पष्ट संदेश देती है। इस बार भी सब बात कर रहे थे, लेकिन सबको भय था गुंडागर्दी का, भय था उस अत्याचार का कि क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जनता को बैलेट पे एक बार, इस बार मैं बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूँगी भारत सरकार, गृह मंत्रालय का, जिस प्रकार कि वहाँ पर सीआरपीएफ और सुरक्षा व्यवस्था, वोटर को ये लगा कि वो निर्भय होकर अपना वोट डाल सके। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर चौधरी ने तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर राज्यसभा की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अधीर चौधरी ने कहा है कि संवैधानिक नियमों के मुताबिक राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि राज्यपाल पहले ही समर्थन संख्या मांगने लगे तो यहां उचित नहीं माना जा सकता। वही बसपा नेता शिवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के मामले में भी अधीर चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हुई इस घटना के पीछे
के राज को जल्द से जल्द सामने लाया जाना चाहिए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि सच सामने आने की बेहद जरूरी है। देखिए, नियमों के मुताबिक जो सबसे बड़ा पार्टी होते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसको कहे जाते हैं, ये सबसे बड़ा पार्टी को राज्यपाल को बुलाना चाहिए, ये हम जानते हैं। जहाँ तक अगर राज्यपाल बुलाने का पहले ही अगर संख्या पूछे, आंकड़ा पूछे, तो ये राज्यपाल के लिए शोभनीय नहीं होते हैं। पहले सबसे ज़्यादा संख्या वाले जो पार्टियाँ, मतलब विजय जी की जो पार्टियाँ टीमें के, उनको बुलाना चाहिए। अगर वो संख्या बल प्रतिष्ठा करने ना पाए, साबित करने ना पाए, तो अलग बात होते हैं, लेकिन सबसे पहले उनको मौका देना चाहिए। तो ये परंपरा है हमारे देश की, लोकतंत्र की। ये परंपरा को राज्यों की जो राज्यपाल उनको मानना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। होगी ये हमारे 2 MLA हैं, वो तय करेगी, लेकिन जहाँ गलत देखे, जहाँ अन्याय देखे, जहाँ भ्रष्टाचार देखे, उसके खिलाफ लड़ना हमारा फर्ज होते हैं। और बंगाल के आम लोगों की सुविधा और सहूलियत को देखते हुए हमारे 2 MLA ये लड़ते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है, बंगाल में जो घटना घटी है, ये एक PA को हत्या करने की जो घटना घटी है, इसको जल्द से जल्द ये सारे राज को खोलना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है, इसके पीछे राज क्या है, कौन सा ताकत की मदद है, ये जल्द से जल्द इसको निकालना चाहिए, इसको हाल निकालना चाहिए। और मैं तक सलाह देना चाहते हैं कि बंगाल के ये सारे जो नेटवर्क है, मतलब जो अपराधियों को जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क के बारे में बारीकी से राजेश कुमार जी, पहले जो हमारे DG साहब थे, DG या कमिश्नर साहब थे, कभी कभी DG भी थे, तो उनका काफ़ी तजुर्बा है। मैं चाहता हूँ, भले ही वो राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, फिर भी उनको बुला के ये जो जांच पड़ताल हो रहे हैं, जो तफ्तीश हो रहे हैं, उसमें उनकी सहायता, उनकी तजुर्बा की सहायता उनको उनसे लेना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े जाने माने एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है, जिन्होंने बहुत सारे राज को खुलासा किए हैं। मुझे लगता है बंगाल के जो पुलिस वाले हैं, उनको भी बुला के उनसे सलाह मशवरा करके, उनको तजुर्बा को इस्तेमाल करके ये खूनी को। दिल्ली में बसपा नेता गौरव बल्लभ ने पश्चिम बंगाल में सरकार गठन और हालिया राजनीतिक हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। और गौरव बल्लभ ने कहा है कि अमित शाह को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री चयन के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है, वही मोहन चरण मांझी शाह पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि दोनों नेता विधायकों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट देंगे। वही बसपा नेता शिवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्र नाथ रथ की गोली मारकर हत्या पर गौरव बल्लभ ने TMC पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में भय और अराजकता का माहौल बनाया गया है और कहा है कि इस घटना में शामिल लोगों को भारत की न्याय व्यवस्था के तहत कड़ी सजा मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के यशस्वी गृह मंत्री को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है। उनके साथ में ओडिशा के मुख्यमंत्री मांझी जी भी उनके साथ में सह पर्यवेक्षक है और वो विधायकों से बात करके कंसेंसस बना के यूनानिमस कंसेंसस के साथ CM की घोषणा करेंगे। ये बातें मैं या और कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली इस पे कोई बात नहीं कर सकता। ये पार्टी का एक लेवल का निर्णय होता है और स्वयं देश के गृह मंत्री केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बंगाल गए हुए हैं। वो सारे विधायकों से बात करके इसके बारे में आपको सूचना देंगे। हालांकि इस बीच जीत के बाद से लेकर अब तक कई तरह की घटनाएं जो है, उसमें अगर एक बात करें शुभेंदु अधिकारी जी के PA की हत्या और उस पर अर्जुन सिंह जो है, उन्होंने तो सीधे आरोप अभिषेक बनर्जी पर साजिश का लगाया। उधर आरजीकर पीड़िता की मां के घर के पास भी धमाके में 5 BJP कार्यकर्ता घायल हो। TMC के गुंडे
बदमाश लोग घबराए हुए हैं और वो हताशा में इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, एक भी नहीं बचेगा। जिन्होंने भी बंगाल में भय का वातावरण बनाया, अराजकता का वातावरण बनाया, तानाशाही का वातावरण बनाया, संविधान के विरोध का वातावरण बनाया, उनको भारत की न्याय प्रणाली के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वो गुंडे कुछ भी। कोलकाता में बसपा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने पश्चिम बंगाल में सरकार गठन को ऐतिहासिक क्षण बताया है। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि कल का दिन बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक होगा, जब पहली बार राज्य में बसपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता जिस परिवर्तन की उम्मीद कर रही थी, अब सामने आ चुका है और उन्होंने दावा किया है कि नई सरकार सुरक्षा, विकास और मानव केंद्रित नीतियों के आधार पर काम करेगी। बसपा सांसद ने इस मौके पर अपने लिए गर्व और खुशी का पल बताते हुए कहा है कि उन्हें इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। बंगाल में अभी भाजपा का सरकार बना है, क्या कहेंगे? बंगाल में भाजपा की सरकार बना है। कल एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा, जबकि हमारे भाजपा का नया सरकार बंगाल में बनेगा। ये पहली बार 50 साल में एक ऐसा सरकार होगा बंगाल में जो कि राज्य और केंद्र में एक ही दल का सरकार बना। और बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बन रही है। जो परिवर्तन बंगाल के लोगों को चाहिए था वो आ गया है और आप देखेंगे सुरक्षा, विकास और मानव केंद्रित जो नीति होंगे वो कल से ही शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत खुशी के दिन है हमारे लिए। और मैं भाजपा के सांसद होते हुए यहाँ और बंगाल के एक जो मैं बंगाल का ही हूँ, मैं उत्तर बंगाल का हूँ, दार्जिलिंग क्षेत्र का हूँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं इस ऐतिहासिक पल पर यहाँ पे खुद ही प्रस्तुत हो सका। लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वो रेजिग्नेशन नहीं करेंगे। इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सरकार का जो टर्म है वो खत्म हो गया है। टीएमसी का सरकार का, तृणमूल का सरकार का टर्म खत्म हो गया है, लैप्स हो गया है। और उनका भी जो मुख्यमंत्री का जो पद है वो भी लैप्स हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये मतलब स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन से खत्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री नहीं रहेगी। और जब कल नया मुख्यमंत्री का स्वेरिंग इन हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, तब नया सरकार शुरू हो जाएगा। तो आप इस्तीफा देंगे नहीं देंगे वो दूसरी बात है, पर आप इतने बड़े मार्जिन से हार गए, ये तो मुख्यमंत्री होते हुए ये एक एक्सपेक्टेशन है, लोगों का एक अपेक्षा है कि आप अच्छी तरह मतलब डिग्निटी से रिजाइन करें और अपना मतलब पद छोड़ दें। ये नहीं है कि मैं रहूंगा। अरे किसी ने केंद्र में ऐसा कभी कहा है हमारे इतिहास? पटना में बसपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमनाथ मंदिर दौरे को देश के लिए गौरव का विषय बताया। और रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह मंदिर भारत की सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म का प्रतीक है। और उन्होंने कहा है कि भगवान शिव के इस पवित्र स्थल का इतिहास में तोड़ा गया था, लेकिन आज यहाँ पुनर्निर्माण के बाद देश की आस्था और गर्व का प्रतीक बन चुका है। और बसपा सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना स्वाभाविक है और यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। देखिए, सोमनाथ मंदिर के 75 इयर्स पूरे हो रहे हैं। जब मोहम्मद गजनी ने इसको विध्वंस किया था, बाकी बने। सोमनाथ का मंदिर भारत की सभ्यता, आध्यात्म का प्रतीक है। प्रभु शिव का स्थान है, महादेव का।
उसको तोड़ा गया था। तो आज वो बना है, तो उसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो मोदी जी जा रहे हैं, वहां जाना भी चाहिए। हम लोग को सबको उनका अभिनंदन करना चाहिए। ये देश के लिए गौरवगान की बात है। बंगाल की सरकार को भंग कर दिया गया है सर, मतलब और क्या किया जाए? भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि जिस दिन 5 साल पूरा होता है विधानसभा, वो उससे एक दिन भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो 7 मई को पूरा हो गया, उनको डिसॉल्व कर दिया गया विधानसभा का। अब ये तो पहली बात हुई है कि जो नेत्री भारत के संविधान को बचाने की बात करती हैं मोदी जी सरकार के खिलाफ, वो इतनी बड़ी हार के बाद भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ये संविधान का माखौल बनाने वाले लोग हैं, सत्ता से चिपके हुए लोग। धन्यवाद। दिल्ली में NFPRC फाउंडेशन की ओर से इंडियन डेटा सेंटर्स मूवमेंट फ्रॉम कैपेसिटी टू कैपेबिलिटी विषय पर एक विशेष रिपोर्ट लॉन्च की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहे और रिपोर्ट लॉन्च के दौरान जितेंद्र प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि तकनीकी की पहुंच देश के हर व्यक्ति तक हो, और उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और इस वैश्विक स्तर पर बराबरी से योगदान दे रहा है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक आने वाले समय में डेटा सेंटर भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और जितेंद्र प्रसाद ने कहा है कि भारत डेटा फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी उभर रहा है और देश में डेटा स्टोरेज के साथ साथ निवेश बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। की संस्था ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे डेटा सेंटर्स और डिजिटल सॉवरेनिटी के ऊपर एक मंथन रखा गया और उसमें भारत जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनकी सोच है कि टेक्नोलॉजी का एक्सेस सबको मिले, भारत कदम से कदम मिला के दुनिया में जो बराबरी से और योगदान दे रहा है टेक्नोलॉजी के फ्रंट में, उसमें डेटा सेंटर्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और डेटा सेंटर वो चीज़ है क्योंकि भारत में कहते हैं कि हम डेटा फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं, उसके तहत आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिटिकल, क्योंकि हमारे सॉवरेनिटी डेटा को यहाँ भारत के अंदर रखना और साथ ही साथ निवेश भी को आमंत्रित करना विदेश से, वो दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। और आगे की रणनीति, उसकी भूमिका और हमारा मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT उसमें क्या रूपरेखा। पटना में नवनियुक्त उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने नई जिम्मेदारी मिलने पर NDA नेतृत्व का आभार जताया और श्रेयसी सिंह ने कहा है कि NDA के सभी नेताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए बिहार के उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है और वे इस विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करेगी। और उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा है कि दोबारा उन पर विश्वास जताना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। और नए उद्योग मंत्री ने कहा है कि वे पूरी ईमानदारी और सेवा भाव के साथ बिहार को उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। और उन्होंने राज्य के निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को गति देने की प्रतिबद्धता भी जताई। शीर्ष नेतृत्व NDA के सभी नेताओं का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझ पर ये जिम्मेदारी सौंपी है और मुझ पर विश्वास किया है कि मैं बिहार के और उद्योग के क्षेत्र में अच्छा काम करके दिखाऊंगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पुनः मुझ पर ये विश्वास जताया और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बिहार में असीम काम करने की संभावनाएं बनती हैं और ख़ास तौर से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। जिस तरह से अनेकों राज्य में उद्योग के माध्यम से आप देखेंगे कि राज्य की बढ़ोतरी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, पोटेंशियल्स नए नए डेवलप किए जा रहे हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, सेवा भाव के साथ उद्योग के क्षेत्र में भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार बिहार को उस नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे और एक बेटी की तरह सेवा करके दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हम टीवी भारत।